महाराष्ट्र संकट, कानूनी रूप से फंसा हुआ है शिंदे गुट। महाराष्ट्र का सियासी संकट फंसा हुआ है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शिवसेना ठाकरे परिवार के हाथ से निकल चुकी है। बागी शिंदे गुट भी खुद को असली शिवसेना बताने में जुटा है, पर मामला इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार अभी तक इस मामले में कार्रवाई कर चुकी होती। सारा खेल मीडिया ट्रायल के बहाने तैयार करने का है, जिससे अब शिवसेना को ठिकाने लगाया जाए तो जनता की तरफ से सवाल खड़े ना हों। हम यहाँ समझते हैं कि किस तरह की कानूनी अड़चन इस मामले में है, जिसके कारण शिंदे गुट ताकतवर होने के बाद भी अभी तक सामने आने की दम नहीं कर पा रहा है। इसके दो कानूनी पक्ष में पहला, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून की व्याख्या की गई है। दूसरा है एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार पर सर्वोच्च अदालत का फैसला। एसआर बोम्मई अगस्त 1988 और अप्रैल 1989 के बीच जनता दल सरकार में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकट सुब्बैया ने 1989 में उनकी सरकार को बहुमत खोने के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राज्यपाल ने उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने से इनकार कर दिया था। राज्यपाल के इस निर्णय के खिलाफ बोम्मई ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उनकी रिट याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद वे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि किसी सरकार का बहुमत साबित करना हो या सरकार से समर्थन वापस लेना हो, इसके लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण ही, न कि ये राज्यपाल की व्यक्तिगत राय हो। फैसले में कहा गया कि राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब तक उनका शासन संसद के दोनों सदनों से मंजूर न हो जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति विधानसभा को तभी भंग कर सकती है जब विधानसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित न कर दिया जाए। एसआर बोम्मई मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम चैनलों की बहस में राज्यपाल को शक्तिमान बताकर पेश किया जा रहा है और विधानसभा और उसके अध्यक्ष की ताकत को कमतर बताया जा रहा है। दूसरी बात कि सदस्यों को बहुमत सिद्ध करने विधानसभा के पटल पर ही आना होगा। अब बात करते हैं संविधान की। संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, जिसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को उसी स्थिति में अयोग्य घोषित किया जा सकता है जब तक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कानून में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और जब वह पद छोड़ता है तो फिर पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। ये प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी गुट के पास 2/3 बहुमत है, उस स्थिति में भी वह दल बदल कानून से उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक वो अपनी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलीन नहीं कर देता। यही कारण है कि शिंदे गुट और बीजेपी दोनों खामोश नजर आ रहे हैं। अगर शिंदे गुट बीजेपी में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में ये सदस्य अयोग्यता से बच सकते हैं या फिर ये खुद को असली गुट साबित करें। शिंदे गुट इसी कारण खुद को असली शिवसेना बताने की कोशिश कर रहा है और बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहता है। अगर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण उसे असली शिवसेना मान लिया जाता है तो वो दल बदल विधेयक के तमाम प्रावधानों से बच सकता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की, जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है। किसी भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग करता है। दल बदल विधेयक को लेकर बनी दिनेश गोस्वामी समिति ने वर्ष 1990 में कहा था
कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए। ये सलाह सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता को लेकर है, न कि पार्टी के चुनाव चिन्ह व उस पर अधिकार को लेकर। किसी भी राजनीतिक दल का गठन पहले होता है, चुनाव वह बाद में लड़ती है। हर राजनीतिक दल का कामकाज उसके संविधान के हिसाब से चलता है। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वह इस बात की समीक्षा करे कि संगठन संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं, पर चुनाव आयोग निर्वाचित सदस्यों के आधार पर अपनी राय देता नजर आता है। दूसरी बात यह भी है कि चुनाव आयोग को लेकर पिछले कुछ समय से जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब ये अपेक्षा करना बेमानी है कि जिस तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग का नहीं होगा। हालांकि इन तमाम संभावनाओं के बीच कानूनी लड़ाई की संभावना दोनों तरफ से बनी हुई है, पर मामला उतना आसान नहीं है, फंसा हुआ है।